हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका पेपर भी काफ़ी अच्छा जा रहा होगा और जो देने वाले हैं उनका भी काफ़ी अच्छा ही होगा। दोस्तों, इतने जितने भी टॉपिक मैंने प्रमुख करवाए थे, आज सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें से भी देखिए बहुत सारे प्रश्न फंसे हुए हैं हिंदी के। और जो मैंने पहले अपठित गद्यांश का जो प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया हुआ था, वो पूरा का पूरा अपठित गद्यांश इस बार आज के पेपर में पूरा का पूरा आ गया है। ठीक है, पिछले दिन भी फंसा हुआ था, अपठित गद्यांश मैंने करवाया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, और आज फर्स्ट शिफ्ट का अपठित गद्यांश आप देख लीजिएगा कि मैंने करवाया है। मैंने अपने यूट्यूब उस पर चैनल पे डाल दिया है प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने आज के सेशन पे। तो 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर का एनालिसिस करेंगे और हिंदी और जीएस को देखेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपनी क्लास पे। तो 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि शीत का विलोम होगा। तो शीत का विलोम क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, फटाफट सिर्फ हम आंसर को ही देखेंगे। तो 59 नंबर प्रश्न है कि संभव है, यह वाक्य किस काल में है? तो संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है, संभव है। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द क्या है? तो लाघव। लाघव जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि दैनंदिनी का पर्याय निम्नलिखित में से होगा। तो दैनंदिनी का पर्याय जो होता है वो दैनिकी होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस चिन्ह को कौन सा चिन्ह कहते हैं, इसको बताना है। तो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। आज के भी जो सुबह मैंने हिंदी की क्लास डाली थी उसमें भी जितने भी विराम चिन्ह थे उनको फिर से दोहराया था मैंने। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए। देखिए, ये भी कि कौन कौन से शब्दों के भेद को बताया गया था। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। मैंने आज सुबह ही इसको बताया हुआ है कि देखिए ऐसे प्रश्न आ सकते हैं और आ गया आज। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो इसमें तद्भव होता है, तत्सम होता है, विदेशज होता है, देशज होता है। ठीक है, ये सभी होता है, लेकिन यौगिक नहीं होता। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि ओटना और औटना का अर्थ है। ओटना और औटना का अर्थ होता है कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिनौले अलग अलग करना और खौलाना। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय को बताना है। तो आह, जिनका हम संज्ञा, सर्वनाम या किसी भी प्रकार का उसमें हम परिवर्तन न कर सकें उसे ही अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक, आह इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 67 नंबर प्रश्न है, करण कारक किस वाक्य में है? तो अभी सुबह मैंने आपको कारक से संबंधित जितने चिन्ह थे और उसको चिन्ह को, प्रसर्ग को मैंने बताया हुआ था। तो इसमें बताना है कि करण कारक किसमें है। तो वह कलम से लिखता है। करण का जो प्रसर्ग होता है, चिन्ह होता है, वो से होता है, करण से। तो वह कलम से लिखता है। ठीक है, से चिन्ह हो जाएगा, इसलिए यह सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। 68 नंबर प्रश्न है, आम के गुठलियों के दाम। आम के आम, गुठलियों के दाम, इसका अर्थ बताना है। ठीक है, दोहरा लाभ होना। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का जो विलोम शब्द होता है वो पतन होता है। 70 नंबर प्रश्न है, चलना फिरना और दौड़ना कैसी क्रिया है? तो चलना फिरना और दौड़ना जो है अकर्मक क्रिया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, दसमुख में कौन सा समास है? तो दसमुख में जिसके पास दसमुख होता है, अर्थात वह रावण होता है, दशानन या दसमुख, तो बहुब्री समास। जहाँ तीसरा अर्थ कोई निकले, दूसरा अर्थ, तो वहाँ पे बहुब्री समास हो जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। सुहाग के नुपुर की अगर बात करें तो 72 नंबर प्रश्न के, इसको देखिए मैंने अपने जो मैंने कवि और लेखक के प्रमुख रचनाओं को कराया हुआ था उस सेशन में सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर को बताया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 73 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके। ठीक है, जो कहा ना जा सके वो अकथ्य होता है, कथ्य जो कहा जा सके। 74 नंबर प्रश्न है, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें सही नहीं बताना है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं होता है, यही ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर है कि वीर रस का अस्थायी भाव। अस्थायी भाव, मैंने रसों का अस्थायी भाव अपने यूट्यूब के चैनल के पृष्ठ पेज पे बताया हुआ था, सबका अस्थायी भाव। तो वीर रस का अस्थायी भाव जो होता है वह उत्साह होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 76 नंबर प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। ये देखिए
एकदम ठीक ठीक पढ़ाया हुआ। 75 नंबर कि आंसू काव्य के रचनाकार, 76 नंबर प्रश्न है कि आंसू काव्य के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद। लहर झरना आंसू मैंने बताया, आज भी मैंने सुबह करवाया हुआ है कि इनकी जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और जितने यूपी के हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनको मैंने करवाया हुआ आज सुबह के वीडियो सेशन में। ठीक है, जो उसको पढ़ा रहा होगा वो अच्छे से कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 77 नंबर प्रश्न है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में जो पीला वस्त्र धारण करता है, दूसरा अर्थ निकल रहा है पीताम्बर का, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक। 78 नंबर प्रश्न है तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तुमड़ी के शब्द, ये किसका रचना था, तो बद्रीनारायण प्रेमघन। इसको मैंने बताया हुआ है, कवि लेखक एवं उनकी रचनाएं प्रसिद्ध। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए जा करके। उसमें से हर टॉपिक से जितने भी पुरस्कार और ये साहित्य अकादमी से लेकर के और जितने ये रचना पूछ रही है, उसमें ज़रूर सभी आ जा रहे हैं। बस एक कल नहीं फंसा था, बाकी सभी फंसे हुए हैं। 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो स्त्री का अर्थ बताना है, तो अंगना जो होता है इसी का अर्थ स्त्री होता है। 80 नंबर प्रश्न है महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो महान शब्द का महती स्त्रीलिंग होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। आंसर करें तो बी ऑप्शन मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 में मिला हुआ था। 82 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। तो महाप्राण का उदाहरण जो दूसरा और चौथा वर्ण हो जाता है वर्ग का, तो भ हो जाएगा। ठीक है, प फ ब भ, भ चौथा वर्ण है तो इसलिए भ हो जाएगा। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम बताना है, इसमें अग्र हो जाएगा इसका। ठीक है, थोड़ा जो बोलने में थोड़ा कठिन लगे तो वही तत्सम शब्द होता है। थोड़ा ऐसे ट्रिक से आप याद करके चलिए। 84 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। ठीक है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। ठीक है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये था। इस पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, सी ऑप्शन इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 85 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। वाक्य शुद्धि को बताना है। तो भाषा के मानकीकरण के लिए, देखिए भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए अभी सुबह ही मैंने इसको पढ़ाया है कि अपादान कारक होता है जो वृक्ष से पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मैंने बोला था वृक्ष से नहीं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब अलग हो रहे हैं पेड़ से पत्ते, तो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, से जहाँ अलगाव का रूप धारण कर ले वहाँ अपादान कारक होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये सुबह वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिए। और लेखक और रचनाओं का वीडियो, ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 87 नंबर प्रश्न है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। ठीक है, मैं वहाँ होकर आया हूँ अव्यय शब्द बताना है, तो जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जा सके तो वहाँ शब्द है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है सूत्रिसम शब्द की युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो इसमें कुल और कुल जो ये सूत्रिसम में भिन्न अर्थक शब्द है। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वह प्रेम होता है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। रस का अस्थाई भाव देखिए 2 पूछ लिया, तो आप रस वाले चैप्टर पे जाके मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल के पेज पे डाला हुआ है उसको देखिएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये गद्यांश, दोस्तों इस गद्यांश को मैंने पूरा का पूरा कराया हुआ है। जो गद्यांश है इसी गद्यांश को सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, सिर्फ गद्यांश का प्रश्न ऊपर से नीचे कर दिया गया है। ठीक है। 90 नंबर का अपव्यय का अर्थ क्या होता है। तो अपव्यय का अर्थ फिजूल खर्च होता है। 91 नंबर प्रश्न है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होता है कि ईर्ष्या। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि ईर्ष्या का काम है, तो ईर्ष्या का काम जलाना है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये उसमें मेरे गद्यांश में ये पहला प्रश्न था जो 92 नंबर प्रश्न है। 93 नंबर प्रश्न पे कि गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ होता है। तो ध्येय का जो अर्थ होता है वह लक्ष्य होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है, प्रशंसा की गई, उपासना की गई, स्तुति की गई, खिल्ली उड़ाई गई। तो खिल्ली उड़ाई गई है उनकी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं अपने जीएस के चैप्टर, जीके जीएस की चैप्टर की तरफ। तो जीके जीएस का हमारा आज का सेशन बहुत ही
अच्छा रहा। और देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर को। तो 113 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत संरक्षण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो समझौता किया गया था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 114 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न रहा। 115 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास, केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होता है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार। 116 नंबर प्रश्न है कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन होता है? सोशल ओम्फ, चैटबी पुल, ओगरा पल्स और पोस्ट प्लानर। तो पोस्ट प्लानर जो होता है ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, 117 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी भैया लो ढाका हो जाएगा। ठीक है, 118 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं प्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अप्रसार 118 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च को। ठीक, 119 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सल्स में मान्यता मिली है? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय। ये मैंने जो करंट अफेयर्स का सेशन करवाया हुआ था उसमें बताया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सेम टू सेम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न 120वां नंबर प्रश्न हमारा है कि ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको बताना है कि वी आर कृष्ण अय्यर जी ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो www.gst.gov.in ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 121 का ये जीएसटी का सामान्य पोर्टल है। ठीक है, 122 नंबर प्रश्न है किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो ब्लू माउंटेन है नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। 123 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो मारियो पूजो। 124 नंबर प्रश्न है कि पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अस्थायी खाता संख्या। 125 नंबर प्रश्न है भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या है? तो कुल 4 स्ट्रक्चर्स में बांटा गया है जीएसटी मॉडल को। 126 नंबर प्रश्न है डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो नगोंजी ओकोंजो इवेला जी डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक पद पे नियुक्त हैं। 127 नंबर प्रश्न है कि व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाते हैं तो वही व्यापार घाटे से अभिप्राय होता है, वही व्यापार घाटा कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 128 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो ये कुश्ती अखाड़ा ही होता है। ठीक है, मलखम तो ऊपर जो लकड़ी का खंभा टाइप का होता है उसमें, कबड्डी तो ऐसे दौड़ के किया जाता है। ठीक, चलते हैं 129 नंबर प्रश्न पे। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो इसका दोस्तों जो अभी इसका क्लियर नहीं हो पाया है, इस क्वेश्चन को डाउट में रखते हैं। 129 को अभी डाउट में रखते हैं। चलते हैं 130 नंबर प्रश्न पे कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो लो, इससे बढ़िया क्या पूछेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी को मारकर उसी का एक अंगरक्षक था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का, उसी को मार के दिल्ली के सुल्तान पहला सुल्तान बना था। 131 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। 132 नंबर प्रश्न है जर्मनी की राजधानी मैड्रिड हो जाएगा। ठीक है, 133 नंबर पर पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो पृथ्वी का एल्बिडो जो है वह वायुमंडल में धूल के कणों से प्रभावित होता है। ठीक, चलते हैं 134 नंबर प्रश्न पे। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना की खोज की गई थी। 135 नंबर प्रश्न की देखें तो किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? भारतीय रिजर्व बैंक। 500 1000 के नोट जो बंद हुए थे उसमें भारतीय रिजर्व बैंक का ही पूरा हाथ था। 136 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्ति को धोखा देना शामिल है? तो इसमें जो हैकिंग होता है इसमें संवेदनशील जानकारी का वो लोग खुलासा करके व्यक्ति को धोखा देके उनका हैक कर लेते हैं कंप्यूटर को, वही हैकिंग कहलाता है। 137 नंबर प्रश्न साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। 138 नंबर प्रश्न है कि ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया था? तो ये
सनबर्स्ट ट्रोजन वायरस कई सोलरविंड ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया था। 139 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो उसको पैंजिया कहा जाता है। ठीक है, पैंजिया नाम रखा गया था उसका। 140 नंबर प्रश्न है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो विश्व बैंक। ठीक है, वैसे तो IBRD होता है, लेकिन वह विश्व बैंक से ही संबंधित होता है, इसलिए विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक। 141 नंबर प्रश्न है कि वेदों में मानवाधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है? तो समानता की अवधारणा से वेदों में मानवाधिकार को दर्शाया गया है, सभी को समान रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 142 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 143 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है? 352, 354, 356। आपको अच्छे से याद होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 144 नंबर प्रश्न है कि महिलाओं और ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो स्टैंड अप इंडिया। 144 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम। ठीक है। 145 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई? तो हरिहर और बुक्का द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक है? तो 10 मिलियन से अधिक होने पर मेगा शहर कहे जाते हैं। ठीक है। 147 नंबर प्रश्न है, किस शहर योजना का उद्देश्य किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो भारतीय योजना संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 148 नंबर प्रश्न है कि द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। तो 148 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा CS लुईस हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न है कि जन्म ऑपरेशन के माध्यम से, दोस्तों ये भी डाउट में प्रश्न है, इसका सही आंसर अभी नहीं पता चल पाया है। ठीक है। 150 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? तो वित्तीय बाजारों का विनिमय करना, सैन्य सहयोग बढ़ाना, तकनीकी सहायता में प्रशिक्षण प्रदान करना। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तकनीकी सहायता में प्रशिक्षण प्रदान करना। दोस्तों जितने भी थे सभी मैंने चेक कर लिया है, सभी के आंसर को, चाहे वो गूगल पे हो चाहे जहाँ हो, तो इसलिए आप GS में तो एकदम मत डरिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आगे और नेक्स्ट वीडियो जो शाम का प्रश्न होगा उसको मैं करवाऊँगा, फिर उसके बाद एक और वीडियो सेशन GS और या तो हिंदी से संबंधित फिर लेके आता हूँ, और जो पीछे का प्रमुख रचनाओं लेखकों से संबंधित वीडियो सेशन है और जो मैंने आज सुबह करवाया है वीडियो सेशन जो हिंदी का, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।